गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो स्टार्टिंग का एक टॉपिक है वो करेंगे। ये है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब देखिए, इसको करने से पहले क्या है ये देख लेते हैं कि मध्यकालीन जो भारत है उसका टाइम पीरियड क्या रहता है या क्या मध्यकालीन भारतीय इतिहास से हम समझते हैं। तो मध्यकालीन जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था भाई। और कई बार हम आपको बताते हैं जैसे कंपटीशन के हिसाब से, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मध्यकाल का टाइम पीरियड क्या होता है। तो विश्व में मध्यकाल का टाइम पीरियड 5वीं से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगर बात करें मध्यकाल, तो प्राचीन और आधुनिक भारत के जो बीच का टाइम पीरियड है उसको मध्यकाल कहा जाता है। और भारतीय इतिहास में मध्यकाल को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना सरल नहीं है, क्योंकि मध्यकाल एकदम ऐसे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे भारतीय समाज में, संस्कृति में, राजनीति में परिवर्तन होते हैं। तो भारतीय समाज धीमी गति से परिवर्तित और विकसित होता रहा है। मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में यह स्पष्ट है कि ये प्राचीन काल की तुलना में अधिक हैं। विशेषकर जो लिखित साक्ष्य हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ प्राप्त होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस काल तक क्या है, लेखन कला का बहुत विकास हो चुका होता है, बदलाव हो चुका होता है उसमें, कागज़ का प्रयोग भारत में हो चुका है। इसलिए क्या है, लिखित साक्ष्य यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बात करें भारतीय जो मध्यकालीन जो समय है, इतिहास है, और उसमें क्या है, कुछ अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, बहुत सी संस्थागत विकास यहाँ देखने को मिलता है, मौद्रिक अवस्था में या मुद्रा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है, और सामाजिक रचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या है, हिंदू, मुस्लिम और बहुत से धर्म के लोग यहाँ मिलते हैं। इसलिए तो मध्यकाल में क्या है, ये विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जो BA सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो सबसे पहले हम क्या लेकर के चलेंगे, साहित्यिक स्रोत लेकर के चलेंगे। और साहित्यिक स्रोत को भी क्या है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य, सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य, ये अलग अलग इसमें हम डिफाइन करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं पूर्व मध्यकालीन जो साहित्य है। साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं, जो लिखित साक्ष्य ज़्यादातर हमें जो प्राप्त होते हैं वो साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ देखिए, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में मतलब जब सल्तनत काल की स्थापना से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें जो हमें लिखित साहित्य जो प्राप्त हुआ है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्रदान करती है, और चंद्रवरदाई उनके राज कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में, कौन कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने की उसके बारे में जानकारी ये प्रदान करती है। इसके अलावा राजपूतों के इतिहास की जानकारी देने वाली पृथ्वीराज विजय है, अमीर महाकाव्य है। ये भी साहित्य मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके अलावा दूसरी जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है, जिसकी रचना कल्हण ने की है, और ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करती है। कश्मीर के इतिहास के साथ साथ क्या है, भारत की सामाजिक स्थिति है, परंपराएं हैं, उनकी जानकारी भी इससे मिलती है। और ये क्रमबद्ध ढंग से हमें इतिहास की जानकारी देती है उस टाइम पीरियड के। तो देखिए, जितने भी आप मिडवल जो सोर्सेस आप करेंगे तो ये क्या है, आपके कंपटीशन से संबंधित ही क्वेश्चन है। कई बार पूछे जाते हैं कौन सी पुस्तक है, किसने इसकी रचना की है, किस टाइम पीरियड की जानकारी ये देती है। तो इस हिसाब से क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। उसके अलावा क्या है, राजतरंगिणी के अलावा चचनामा है। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई थी और मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय की जानकारी ये देती है पुस्तक, और इसका जो लेखक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके अलावा तारीख़ सिंध है या तारीख़ मासूमी है। इसकी रचना मासूम के द्वारा की गई है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है, और इसमें क्या है, सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। और 7वीं से 16वीं शताब्दी
तक के इतिहास की जानकारी ये देती है और कासिम की सिंध विजय के बारे में ये बताता है। उसके अलावा है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये कंपटीशन के लिए भी और आपका जो बीए के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी। इसकी रचना अलबरूनी ने की है भाई। ये महमूद गजनी के टाइम पीरियड में भारत में आता है और भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है, यहाँ के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, मूर्ति पूजा है, त्यौहार है, उन सब की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा बात करें हम सल्तनत कालीन साहित्य। देखिए सल्तनत कालीन साहित्य देखने से पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सल्तनत काल का टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक रहता है और यहाँ 5 वंश शासन करते हैं। तो उस टाइम पीरियड की जानकारी देने वाला जो साहित्य है वो सल्तनत कालीन साहित्य कहलाता है। इसमें सबसे पहले ताज उल मासिर है और हसन निजामी ने इसकी रचना की है भाई। और ये क्या है, भारतीय क्षेत्र की जो घटनाएं हैं 1191 से लेकर के 1217 तक, उनके बारे में जानकारियां देती हैं। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में ये जानकारी देती है साहित्य। उसके अलावा तबकात नासरी है, ये भी आपका जो सोच क्वेश्चन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फारसी भाषा में इसकी रचना की गई है भाई और मिनाज उस सिराज इसके लेखक हैं। और ये क्या है, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनी के आक्रमणों के बारे में जानकारी देती है। जो भारत में सल्तनत काल का प्रथम वंश था दास वंश, उसके जितने भी सुल्तान हुए हैं उनके बारे में ये जानकारियाँ देती है। उसके अलावा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने फ़ारसी भाषा में लिखा है और बर्नी ने ये रचना वहाँ से शुरू की है जहाँ मिनाज उस सिराज ने भारतीय जो इतिहास का उसके पुस्तक में अंत होता है उसके बाद इन्होंने उसमें लिखा है। गाजी तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फ़िरोज़ तुगलक है, उनके बारे में, खिलजी वंश के बारे में जानकारी ये देती है पुस्तक। और उसके अलावा अमीर खुसरो जो कई बार हम हिंदी साहित्य में जिसकी शायरी भी पढ़ते हैं, उसने भी क्या है सल्तनत काल में बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और एक पुस्तक उसकी मिलती है तुगलकनामा, एक आसिका, एक नूह स्पेयर है। ये उसकी कुछ रचनाएं हैं जिससे क्या है भारतीय मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, जिसको यहिया बिन अहमद सिरहिंदी ने इसको लिखा है फ़ारसी भाषा में और सैयद वंश के मुबारक शाह के बारे में ये जानकारी देती है। और उसके अलावा भी कुछ सल्तनत कालीन साहित्य हैं जिसमें जफ़रनामा तैमूर की जीवनी के बारे में ये बताता है। एक वाक़ियात ए मुस्ताकी है, एक तारीख़ मुस्ताकी है जो सैयद वद के पतन और लोधी वंश के बारे में जानकारी देती है। तो ये सल्तनत कालीन साहित्य हैं। उसके अलावा है साहित्यिक स्रोतों में मुग़लकालीन साहित्य है। मुग़लकालीन साहित्य में सबसे पहले आती है तुझके बाबरी या बाबरनामा। ये बाबर की आत्मकथा है जिसको बाबर ने स्वयं लिखा है और ये कई बार आपके कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है कि ये कौन सी मूल रूप से कौन सी भाषा में ये लिखी गई है। तो तुर्की भाषा में ये लिखी गई है, बाद में फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया था। तो बाबर ने इसमें क्या है अपने जीवन के बारे में, भारत में आने में, भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है और भारत के जो राजा हैं उनके बारे में जानकारियाँ देती है। इसके अलावा है हुमायूं नामा जो बादशाह हुमायूं है, बाबर का जो बेटा है, उसके बारे में जानकारी देती है और इसकी रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के टाइम पीरियड में की थी। उसके अलावा नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है अकबरनामा या आईने ए अकबरी। यहाँ मिस्टेक हो रखी है टाइपिंग में, आईने अकबरी। इसकी रचना किसने की है? अकबरनामा व आईने अकबरी है भैया, और इसकी रचना अबुल फजल ने की है जो अकबर का दरबारी लेखक है भाई। इसमें क्या है खुद अबुल फजल के बारे में भी जानकारी मिलती है और अकबर के बारे में भी जानकारी मिलती है कि अकबर ने मतलब क्या क्या काम किए थे, सुलह कुल की नीति अपनाई थी या अकबर से पहले उसके जो पूर्वज हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी इसकी पुस्तक में प्राप्त होती है। उसके अलावा दूसरी जो पुस्तक है वो है मुतहफ़ उत-तवारीख़। ये क्या है अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसकी रचना की है भाई। और इसके अलावा एक जहांगीर की पुस्तक है जहांगीर नामा। ये दोनों की दोनों इकट्ठा हो रखी हैं। बदायूनी ने इसकी रचना की है और जहांगीर नामा की जहांगीर ने रचना की है जो जहांगीर की आत्मकथा है भाई। ठीक है, अब देखिए
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल के 2 ऐसे शासकों के नाम बताइए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वो बाबर है और जहांगीर है। यहाँ क्या है, थोड़ा सा जो टाइपिंग में है वो मिस्टेक हो रखी है। मुतवारिक है ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। एक जहांगीर नामा है जो कि जहांगीर की आत्मकथा है। फिर एक पुस्तक है बादशाह नामा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की है और ये शाहजहाँ के टाइम पीरियड की जानकारी देती है। उसके बाद एक आलमगीर नामा भी है, इसकी रचना किसने की है, मोहम्मद कासिम ने इसकी रचना की है, जो क्या है औरंगजेब के टाइम पीरियड की जानकारी देती है। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं मुग़ल काल की, जैसे तबकाते अकबरी है, निजामुद्दीन अहमद की है, और उसके अलावा मिर्ज़ा अमीन काजवानी की बादशाह नामा है। तो ये बादशाह नामा 2-3 पुस्तकें हैं जो मुग़ल काल के इतिहास की जानकारी देती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुरातात्विक स्रोत। अब इससे पहले देखिए पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं, मतलब जो जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड के उत्खनन के माध्यम से जो वस्तुएं निकली हैं, दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, इमारतें हैं, सिक्के हैं, वो जो हमें प्राप्त हुई हैं वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत कहे जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत को भी यहाँ क्या है 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थापत्य संबंधी स्रोत और अन्य स्रोत। तो सबसे पहले हम स्थापत्य संबंधी जो स्रोत हैं उसको ले करके चलते हैं, और स्थापत्य संबंधी स्रोतों में भी सल्तनत काल के जो स्रोत हैं वो हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कुतुब इस्लाम मस्जिद है जो ऐबक के टाइम पीरियड में दिल्ली में जिसका निर्माण किया गया था। उसके अलावा है कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इसको प्रारंभ किया, किसके टाइम पीरियड में ये इसका इमारत बन करके तैयार हुई थी। तो ऐबक ने कुतुब मीनार को शुरू किया था और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ये पूरी होती है। इसके अलावा इल्तुतमिश रजिया सुल्तान बलबन के टाइम पीरियड में भी बहुत से मकबरों का, गुंबदों का निर्माण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में अलाई दरवाज़ा जो इमारत है वो देखने को मिलती है। और तुगलक काल में क्या है, बहुत से भवन बनाए गए थे, कुछ नगरों का निर्माण किया गया था, जैसे जहाँपनाह नगर है, दौलताबाद देवगिरी में बनाए गए हैं। और ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में फिरोज शाह कोटला है, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर है, बहुत सी मस्जिदें हैं, जिससे क्या है उस टाइम पीरियड की जो संस्कृति है, इमारतों के निर्माण की जो कला है, कैसी चित्रकारी करते हैं, उन सारी चीज़ों का पता चलता है। इसके अलावा मुग़ल काल की जो स्थापत्य कला है उसमें क्या है, बहुत से मकबरे मिलते हैं, हुमायूं का है, अकबर का है, शाहजहाँ का है। और इसके अलावा शाहजहाँ के टाइम पीरियड में स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। ताजमहल का निर्माण उसके टाइम पीरियड में हुआ है, बहुत सी मस्जिदों का निर्माण उसके टाइम पीरियड में हुआ है, लाल किले का निर्माण किया गया है। ऐसे ही अकबर के टाइम पीरियड में भी बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सिकरी है, और ये आगरा में जितनी भी इमारतें बनी हैं वो क्या है मुग़ल कालीन इतिहास की जानकारी देती हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, वहाँ की कला संस्कृति का पता चलता है, वहाँ की चित्रकारी का पता चलता है, और कौन से शासक ने, कौन से बादशाह ने कितना ज़्यादा योगदान दिया उससे पता चलता है कि वो कितना महत्व देते थे स्थापत्य कला को। इसके अलावा अन्य स्रोत की अगर हम बात करें तो अन्य स्रोत में जैसे मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उस युग को समझने के लिए, वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए, और वहाँ के प्रशासनिक योग्यता, वंश, तिथि, दरबार आदि का ज्ञान हमें ये करवाते हैं। तो सबसे पहले सल्तनत काल में क्या है, इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जीके के हिसाब से भी। एक तो था जीतल, जो क्या था, तांबे का था, और दूसरा कौन सा है, टका है, वो चांदी का था। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कौन सी धातु के हैं। कई बार तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी ये स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, मुग़ल काल में भी तांबे के जो सिक्का है उसको दाम कहा जाता है, चांदी का जो सिक्का है उसको टका कहा जाता है, सोने का जो सिक्का है उसको असरफी कहा जाता है। तो मुग़ल काल के में क्या है, सिक्कों का ज़्यादा विकास होता है। और अब अगर बात करें मध्यकाल में जो दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, जैसे बर्तन हैं, यातायात के जो साधन हैं, और जो कृषि में प्रयुक्त हुए उपकरण हैं, विभिन्न तरह की जो कालीन हैं, कपड़े हैं, चमड़े की जो चीज़ें हैं, औद्योगिक और तकनीकी जानकारी देने वाली जो चीज़ें हैं, उससे भी क्या है यहाँ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो संग्रहालयों में रखी गई हैं, जैसे सुरक्षा कवच है, ढाले हैं, और चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं, और दरबार और शाही उत्सव से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो ये मध्यकाल की जानकारी देने वाले स्रोत हैं पुरातात्विक।
उसके अलावा है विदेशी यात्रियों के वृतांत हैं, जो थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। सबसे पहले देखो विदेशी यात्रियों के वृतांत क्या है, जो मध्यकाल में जो विदेशी यहाँ आए उन्होंने अपने पत्रों में, डायरी में, संस्मरण में या हमारे जो सरकारी और व्यक्तिगत जो रिकॉर्ड, जो पुस्तकें मिली हैं उसमें जो विदेशियों के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से विदेशी आए, कौन से सुल्तान के बारे में, कौन से बादशाह के बारे में वो जानकारी देते हैं, या भारतीय कला संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो विदेशी यात्रियों के वृतांत को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक सल्तनत काल के हैं और दूसरे कौन से हैं, मुगल काल के हैं। तो सल्तनत काल के में आप प्रारंभिक देख लेते हैं हम कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अरबी यात्री है सुलेमान, जो 9वीं शताब्दी में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है। एक और यात्री है अल मसूदी, वो क्या है 915-916 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है और भारत के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी देता है। एक महमूद गजनी के साथ आए फिरदौसी है, उन्होंने क्या है शाहनामा की रचना की है और शाहनामा में क्या है मोहम्मद गजनी के बारे में, उसकी विजय के बारे में, उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए अभी तक हमने 3 के बारे में जो आपको बताया है, यहाँ हमने फिरदौसी के बारे में नहीं लिख रखा, लेकिन क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके तीनों के तीनों, आपके कंपटीशन के हिसाब से भी, आपके 2 नंबर के हिसाब से भी। उसके अलावा इब्न बतूता है जो क्या है दिल्ली सल्तनत में आया है, मोरक्को का, अफ्रीका का ये निवासी है और रेहला नामक जो सफ़रनामा नामक जो पुस्तक है उसने लिखी है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा मार्को पोलो है जो वेनिस इटली का यात्री है और चीन का जो शासक है उसके टाइम पीरियड में ये दक्षिण भारत में आता है, यहाँ की जानकारी देता है, यहाँ की बंदरगाहों के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में, भोजन, वस्त्र और सामाजिक परंपराओं के बारे में ये जानकारी देता है। उसके अलावा निकोलो कॉन्टी है, निकोलो कॉन्टी इटली में वेनिस का यात्री है भाई, और ये क्या करता है दक्षिण भारत की यात्रा करता है और विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य है उनके बारे में जानकारी देता है ये। एक और यात्री है बारबोसा, ये भी दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी के बारे में बताता है और ये बारबोसा क्या दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति और विदेशी व्यापार की जानकारी देता है। एक और क्या स्रोत हो गए आपके मुगल कालीन जो विदेशी यात्री हैं वो देख लेते हैं यहाँ। तो मुगल काल में क्या है, सबसे पहले फादर मॉन्सरेंट है, ये स्पेन का वासी है और पुर्तगाल के शासक की मदद से भारत में आता है और ये अकबर के बारे में जानकारी देता है, उसका शासन प्रबंध, उसके दिनचर्या, उसके दरबार के बारे में, उसके राज परिवार के बारे में जानकारी देता है। उसके अलावा राल्फ फिच है, ये क्या है अकबर के काल में आने वाला प्रथम प्रमुख अंग्रेज माना जाता है ये। और उसके अलावा विलियम हॉकिंस है जो जहांगीर के काल में आया है भारत में और ब्रिटेन के जो शासक उसका राजदूत के रूप में भारत में आता है और भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। एक सर टॉमस रो है जो ब्रिटिश के शासक जो जेम्स प्रथम है उसका दूत बन करके भारत में आता है और जहांगीर के दरबार में ये रहता है और भारत और ब्रिटेन के संबंधों के ऊपर और सूरत की बंदरगाह और जहांगीर के काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा एक एडवर्ड टेरी है जो ब्रिटेन का ही निवासी है और भारत के बारे में जानकारी देता है। एक बर्नियर है, बर्नियर भी क्या है ये फ्रांस का निवासी है और भारत में आता है और ये व्यवसाय से डॉक्टर है। अब देखो ये ऐसी चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके जो कंपटीशन के जो पेपर आते हैं जैसे नेट वगैरह है, एसएससी वगैरह, इसमें कई बार पूछा जाता है कि बर्नियर व्यवसाय से क्या था, तो ये डॉक्टर था भाई। और ये क्या है मुगल काल के बारे में, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में उसके युद्ध है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, उसकी जानकारी देता है और भारत की तुलना यूरोप से भी करता है। एक और है निकोलो कॉन्टी है और निकोलो मनुची भी है और जो इटली का निवासी है भी ये निकोलो मनुची है, यहाँ पे निकोलो कॉन्टी नहीं है। और ये भी क्या करता है इटली का निवासी है और औरंगजेब के टाइम पीरियड की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी देता है। तो ये क्या है हमारे सारे के सारे स्रोत हो चुके हैं। कुछ टाइपिंग में मिस प्रिंट है वो हमने आपको वहाँ साथ साथ बता दिया है। तो ये चीज़ें ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके जीके के हिसाब से भी और आपके ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।